देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है। तो आज हम ये जानेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। ठीक, सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो इससे पहले हम क्या है, कॉन्सेंट्रेशन जो सोल्यूशन की है वो हम पढ़ चुके हैं ना। तो हम लोगों ने क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की पढ़ चुके हैं। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी को कंपेयर कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी और हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन को कंपेयर कर लेते हैं तो ज्यादा कुछ समझ में आएगा। तो देखो, मैं एक एग्जांपल लेके पहले बताता हूं कि मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है और सॉल्युबिलिटी क्या होती है। ठीक, देखो मेरे पास क्या है, कोई एक स्टूडेंट है, मान लेते हैं एक स्टूडेंट है मेरे पास। ठीक, एक स्टूडेंट है। ठीक, तो वो क्या है, उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है पढ़ने की वो 8 आवर है, 8 आवर्स है। ठीक, 8 आवर्स उसकी मैक्सिमम लिमिट है कि वो 24 आवर्स में से ठीक कितना हमारे पास 8 आवर मैक्सिमम पढ़ सकता है। ठीक, लेकिन वो नॉर्मली जो पढ़ता है, ठीक, वो हमारे पास 2 आवर 3 आवर 4 इस तरीके से पढ़ता है, लेकिन 8 आवर नहीं पढ़ता, मान लीजिए। आ रही बात समझ में। तो इसका मतलब क्या, अगर कोई स्टूडेंट है उसकी लिमिट मैक्सिमम कितनी है 8 आवर, लेकिन पढ़ता कितना है 2 3 4 5, लेकिन 8 आवर कभी भी नहीं पढ़ता, मान लेते हैं। ठीक, तो ये बात अपने दिमाग में रखिएगा कि मैक्सिमम लिमिट उसकी कितनी है 8 आवर है। ठीक, 24 आवर में से। और ये हमारे पास क्या, लेकिन हमारे पास वो पढ़ता उतना नहीं, बस 2 3 4 5 6 तक पढ़ लेता, लेकिन हमारे पास 8 आवर तक कभी नहीं पहुंचता, ये मान लेते हैं हम लोग। ठीक, तो देखो यही कंडीशन सेम टू सेम इसमें भी है। देखिए कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अगर हम जनरली क्या कहें, देखो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास क्या है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, देखो हमने एक यहाँ पे क्या सॉल्वेंट ले लिया, देखो सॉल्वेंट हमने एक ले लिया है। ठीक, इसकी जो है वॉल्यूम फिक्स है, ये हमारे पास क्या है फिक्स्ड है, मतलब हमने इसको फिक्स कर दिया। तो मान लेते हैं 1 लीटर हमने ले लिया है, मान लीजिए। ठीक, फिर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम सॉलिड सॉल्यूट मिला रहे हैं। हम कैसा सॉल्यूट जो मिला रहे हैं, वो कैसा है, हमारे पास सॉलिड सॉल्यूट मिला रहे हैं। मान लेना नमक है हमारे पास, नया सॉल्ट है, NaCl मिला रहे हैं। ठीक, NaCl मिला रहे हैं। ठीक, तो या तो हम कम मिला सकते हैं या तो ज्यादा मिला सकते हैं, कम मिला सकते हैं या फिर ज्यादा मिला सकते हैं। बात समझ ना। तो अगर हम कम मिलाएंगे तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, ज्यादा मिलाएंगे तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी। ये तो हुआ, अगर कम मिलाएंगे तो कम कॉन्सेंट्रेशन, ज्यादा मिलाएंगे तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, लेकिन इसकी जो हमारे पास लिमिट है, मान ले रहे हैं 1 लीटर में। ठीक, 1 लीटर में मान लो तुम क्या है 8 ग्राम, या हमारे पास क्या है 8 ग्राम मैक्सिमम घोल सकते हो। इस 1 लीटर सोल्यूशन की मैक्सिमम हमारे पास क्या है, NaCl की डिजोल्व करने की पावर, कि 1 लीटर में मैक्सिमम तुम मान लेते हैं कितना डिजोल्व कर सकते हो 8, मतलब इसी से बिल्कुल सेम टू सेम 8 आवर मैक्सिमम। लेकिन कितना हमारे पास 1 ग्राम डाल दिए हो, 2 ग्राम इसमें डाल दिए हो, 3 ग्राम डाल दिए हो, आराम से भूल गया। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो ये होती है कि इस सॉल्वेंट में सॉल्यूट का अमाउंट कितना डिजोल्व है, उसी को हम कॉन्सेंट्रेशन कह देते हैं। ये तो होता है। तो हमारे पास क्या जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या कहता है, कह रहा है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ये तो है सॉल्वेंट, या हम उसको कह दें कि सॉल्यूट की, मतलब क्या है सोल्यूशन की बात कर देंगे। मतलब क्या है, ये एक हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट था, सॉल्वेंट था, उसके अंदर कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, कम है कि ज्यादा है। अगर हमारे पास कम होगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, ज्यादा होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। बाद में हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन बहुत पढ़ी भी थी, हमने परसेंटेज पढ़ी थी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, ठीक, बहुत सारी इस तरीके से पढ़ी थी। तो जनरल हमारे पास डेफिनेशन की यही होती है कि सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट हमारे पास डिजोल्व है। अब देखो सेम टू सेम मैनर में सॉल्युबिलिटी, देखो सॉल्युबिलिटी क्या है यहाँ पे। तो सॉल्युबिलिटी में भी हमने सेम टू सेम अमाउंट में क्या किया, हमने सॉल्वेंट फिक्स कर दिया है, सॉल्वेंट हमने फिक्स कर दिया है। और सॉल्वेंट हमने फिक्स किया है तो मान लेते हैं कितना लीटर, 1 लीटर तुमने ले लिया है। ठीक, अब बाद में तुम क्या कर रहे हो, इसके अंदर तुम सॉल्यूट डिजोल्व कर रहे हो, सॉल्यूट इसके अंदर घोल रहे हो। सॉल्यूट कैसा है, सॉलिड है, यही तो है सॉलिड सॉल्यूट है। और सॉलिड को हम लोग नमक मान लेते हैं, नमक NaCl। ठीक, तो देखो इस वाले में हमने कहा है कि जो सॉल्यूट अगर तुम डिजोल्व करोगे 1 2 3 इस तरीके से ग्राम डिजोल्व कर लोगे, लेकिन इसकी लिमिट है कितनी, मान लेते हैं इसकी लिमिट, अभी हमने कहा मैक्सिमम लिमिट इसकी कितनी 8 ग्राम, लेकिन तुम घोल कितने रहे 1 2 3 4, तो इसका मतलब जितना भी डिजोल्व करो तुम 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम, वो सब कंसंट्रेशन है, वो सब हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन अगर तुमने इस सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व कर दिया,
मैक्सिमम अमाउंट कितना डिजोल्व कर सकते हो इस नमक का, इसमें पहले से पता है कि हमारे पास मैक्सिमम कितना डिजोल्व कर सकते हो, इसमें 8 ग्राम डिजोल्व कर सकते हो। 8 ग्राम से ज्यादा डिजोल्व नहीं कर सकते, हमने मान लिया पहले से। जैसे कंपेरिजन करके हमने ये एक स्टूडेंट हमारे पास क्या मैक्सिमम 8 आवर ना 8 आवर पढ़ सकता था, लेकिन पढ़ता कितना है 1 2 3 4 इस तरीके से पढ़ता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या 1 2 3 4 5 6 7 तक अगर पढ़े तो वो नॉर्मली कंसंट्रेशन कहते हैं। लेकिन अगर वो मैक्सिमम पढ़ने लगे, कितना 8 आवर पढ़ने लगे, तो हम कहेंगे वही तो सॉल्युबिलिटी है, वही सॉल्युबिलिटी है। मतलब ये है कि इस 1 लीटर सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिजोल्व हो सकता है, तो उतना डिजोल्व कर दो मैक्सिमम, तो उसी को हम बोल देंगे सॉल्युबिलिटी है। समझ में बात आई? मैंने क्या कहा कि इस 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम सॉल्यूट कितना डिजोल्व है या मैक्सिमम कितना डिजोल्व कर सकते हो। मतलब 1 लीटर सॉल्वेंट है, ये कितना हमारे पास NaCl को डिजोल्व कर सकता है मैक्सिमम अमाउंट में, तो उसी को हम सॉल्युबिलिटी बोल देते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो हम क्या इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, देखो डेफिनेशन अगर इसे लिखना चाहें तो लिखेंगे क्या, द मैक्सिमम, देखो हम यहाँ पे टर्म खाली यहाँ पे मैक्सिमम भी तो ऐड कर लेंगे, यहाँ कोई भी अमाउंट था और यहाँ पे एक फिक्स अमाउंट है। इसका मतलब क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute maximum amount of solute which can be dissolved in specific amount of solvent at constant temperature constant कर देना, constant या specific temperature, तो उसी को हम लोग देखो सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अच्छा थोड़ा ध्यान दो, क्या जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी है उसमें भी तो सॉल्यूट ही घुल रहा है और इसमें भी सॉल्यूट ही घुल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी भी एक टाइप की कॉन्सेंट्रेशन ही है। जैसे एक स्टूडेंट हमारे पास 2 3 4 5 आवर पढ़ रहा है और वो एक स्टूडेंट हमारे पास 8 आवर है, तो मैक्सिमम हमारे पास 8 आवर, लेकिन ये भी 2 3 4 ये भी तो पढ़ाई ही है और ये भी हमारे पास पढ़ाई, तो हम क्या कह सकते हैं, जो सॉल्युबिलिटी है वो कॉन्सेंट्रेशन है एक टाइप की, यही तो है। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि जान दो क्या, ये कॉन्सेंट्रेशन जो है ये वेरी कर सकती है, इसका अमाउंट ज्यादा कम कर सकते हो, लेकिन जो सॉल्युबिलिटी है वो एक फिक्स्ड होगी। जैसे हर एक स्टूडेंट की है, जैसे मैं कह रहा हूं कि कोई स्टूडेंट मैक्सिमम कितना पढ़ सकता है 8 आवर, कितना की अगर मान लो कोई दूसरा 10 आवर, कोई 12 आवर पढ़ सकता है, तो सेम टू सेम हमारे पास क्या है, सॉल्युबिलिटी भी हर सॉल्वेंट की फिक्स होती है, वो वेरी नहीं कर सकती, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास वेरी कर सकती है। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी है, ठीक, ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड टेम्परेचर पे, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या होगी, इट इज फिक्स्ड होगी, इट इज फिक्स्ड एट फिक्स टेम्परेचर, ये तो है, इट फिक्स टेम्परेचर पे फिक्स है, ये तो है, लेकिन ये वेरी कर सकती है ना, इट वेरीज विथ, यहां में लिख सकते हैं इट वेरी, ठीक, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इट वेरी ऐसे लिख दो, इट वेरी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे वेरी कर सकती है। एक पॉइंट और देखो नोट करके, तो देखो यहां पे ये है जो सॉल्युबिलिटी है, देखो जितनी भी सॉल्युबिलिटी होंगी वो सारी कॉन्सेंट्रेशन होंगी, क्योंकि देखो ना यहां पे तो घुला हुआ है और घुला हुए अमाउंट को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन देखो जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम सॉल्युबिलिटी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ अगर वो लिमिट आ जाए कि हम क्या घुलते चले जाए, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास क्या सॉल्युबिलिटी के बराबर हो जाएगी, तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी सॉल्युबिलिटी होती है ऑल सॉल्युबिलिटीज आर कॉन्सेंट्रेशन, बट ऑल कंसंट्रेशंस आर नॉट सॉल्युबिलिटी, क्योंकि हमारे पास क्या है, अगर कॉन्सेंट्रेशन में 8 ग्राम अगर घुल गया तब तो ठीक है, मैक्सिमम घुल गया तब तो उसको हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलने लगेंगे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमारे पास क्या है, एक ऑप्शन भी है कि 2 ग्राम हो सकता है, 3 ग्राम 4 इस तरीके से हो सकता है, लेकिन सॉल्युबिलिटी हमारे पास क्या है, बिल्कुल फिक्स है। तो हम एक यहाँ पे टर्म लिख देते हैं, क्या हम लिख सकते हैं, क्या ऑल सॉल्युबिलिटीज आर concentrations, but all concentrations are not solubilities,
बात आ गई होगी समझ में मेरे ख्याल से। ठीक, मैं यही तो कह रहा हूं कि ये भी स्टडी है, 1 2 3 4 ये भी स्टडी है और ये भी स्टडी है। ठीक, लेकिन ये 8 आवर की स्टडी को मैं क्या कह दे रहा हूं, सॉल्युबिलिटी कह दे रहा हूं, यही तो है। देखो, और ये दो अगर वापस कम पड़ रहा है 8 आवर से तो मैं इसको कंसंट्रेशन कह रहा हूं, यही तो है। पढ़ाई ये भी है, पढ़ाई ये भी है, तो मैं क्या कह सकता हूं, देखो मैं कह सकता हूं कि जो इसकी सॉल्युबिलिटी है, यही तो है, जितनी भी सॉल्युबिलिटी है वो क्या है, कंसंट्रेशन है। लेकिन जो कंसंट्रेशन है वो सॉल्युबिलिटी के बराबर हो भी सकती है और नहीं, क्योंकि इसका अगर टाइम बढ़ाते चले जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा ये हो जाएगा। तो लेकिन हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या है, कंसंट्रेशन हो सकती है। ये तो होती है, हो नहीं सकती, होती है। जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी, जितनी भी सॉल्युबिलिटी वो कंसंट्रेशन है, लेकिन ऑल कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी नहीं है। ठीक, तो ये हमारे पास पॉइंट समझ में आ गया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी को थोड़ा डिटेल से जानते हैं। ठीक, देखिए बच्चों, अब देखिए हम थोड़ी सॉल्युबिलिटी समझने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली में सॉल्युबिलिटी होती क्या है। ठीक, तो सॉल्युबिलिटी समझने से पहले हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं। तो पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते क्या हैं। ठीक, तो देखो मैं थोड़ा एक एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास एक स्टूडेंट है, मान लेते हैं कोई एक स्टूडेंट है। ठीक, वो नॉर्मली, अभी मैंने बताया वो नॉर्मली कितने, अगर देखा जाए तो वो मैक्सिमम जो पढ़ पाता है वो 8 आवर पढ़ पाता है, मान लीजिए। ठीक, 8 आवर। तो हमारे पास एक स्टूडेंट है जो मैक्सिमम पढ़ता है, मतलब 24 आवर में से मैक्सिमम अगर उसकी लिमिट कितनी है, 8 आवर है। ठीक, 8 आवर है। तो देखो, लेकिन नॉर्मली वो पढ़ता कितना है, 6 आवर। ध्यान देना, मैंने कहा कि एक स्टूडेंट है जो हमारे पास नॉर्मली नॉर्मल टेम्परेचर पे कोई दिक्कत ना होते हुए वो मैक्सिमम 8 आवर पढ़ लेता है, लेकिन क्या है, पढ़ नहीं पाता। वो किसी ना किसी दिक्कत की वजह से, कुछ ना कुछ हमारे पास कोई प्रॉब्लम की वजह से वो 8 आवर नहीं पढ़ पाता, तो उससे कम पढ़ता है। लेकिन अगर वो 8 आवर पढ़ लेगा तो वो सॉल्युबिलिटी है, यही तो है, हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो देखो, मान ले रहे हैं कि वो क्या है, मैक्सिमम 8 आवर पढ़ सकता है, लेकिन मान लो नॉर्मली वो कितना पढ़ा, 6 आवर। आई बात समझो, 6 आवर अगर पढ़ा है वो, ठीक, तो हम कहेंगे जो अगर 6 आवर पढ़ा है तो अभी ये जो है वो ये अनसैचुरेट है। अनसैचुरेट ना मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड है, क्योंकि अभी ये 2 घंटे और पढ़ सकता है, अभी 6 घंटे पढ़ा है, ये तो है। तो हमने कहा अगर वो कितने घंटे पढ़े, जैसे क्या मान लो 8 मैक्सिमम पढ़ सकता है, लेकिन अगर मान लो 2 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, 5 घंटे पढ़े, 6 घंटे पढ़े, इस तरीके से 7 घंटे पढ़े, लेकिन मैक्सिमम आप 8 ना पढ़े, मतलब 8 से कम अगर पढ़ रहा है, तब हम उसको बोलेंगे वो कैसा है, अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। ठीक, लेकिन बाद में हुआ क्या, मान लो इसकी मम्मी ने बोला कि बेटा जाके 2 घंटे और पढ़ लो। ठीक, 2 घंटे और पढ़ लो, तो ये जाके क्या है, 2 घंटे और पढ़ लिया। अब इसकी लिमिट खत्म हो गई है, मैक्सिमम कितना पढ़ सकता था, 8 आवर। तो देखो 6 घंटे पहले पढ़ चुका था, अभी क्या, इसका मतलब क्या, 2 घंटे और पढ़ लिया। तो ये हमारे पास, हम कहेंगे ये मैक्सिमम 8 आवर पढ़ चुका है, अब ये नहीं पढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसकी लिमिट खत्म हो गई है। तो हम कहेंगे ये हमारे पास जो हो गया, अब ये सैचुरेट हो गया है, तो हम कहेंगे सैचुरेटेड हो गया है, सैचुरेशन डेवलप हो गया है। जब हमारे पास वो जो मैक्सिमम लिमिट थी उससे कम पढ़ रहा तो अनसैचुरेटेड था। ठीक, अब जो मैक्सिमम लिमिट पे आ गया तो हमारे पास सैचुरेटेड हो गया। अब देखो, मान लो शाम को इनके डैडी आए, ठीक, तो डैडी ने जो है क्या किया, मान लो 2 डंडे मार दिए। तो 2 डंडे मारने से क्या हुआ, मान लो स्टूडेंट का क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया। अभी ये नॉर्मल टेम्परेचर पे थे, मान लो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे थे। ठीक, तो मान लो इनके डैडी ने क्या किया, हमारे पास क्या है, 2 डंडे मारे, तो इनका टेम्परेचर कितना हो गया, मान लो इसका हमारे पास टेम्परेचर कितना बढ़ गया, मान लो हमारे पास 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक, तो इसका मतलब इनके पापा के मानने से क्या होगा, ये जाके 2 घंटे और पढ़ लेगा। 2 घंटे और पढ़ा तो हम कह देंगे अब 10 आवर पढ़ता है। बात समझना, नॉर्मल कितना पढ़ रहा था, जो हमारे पास क्या था, 6 आवर, यही तो था, 6 आवर पढ़ रहा था, तो अनसैचुरेटेड था। तो इसका मतलब मैक्सिमम पढ़ सकते, नॉर्मल टेम्परेचर कितना पढ़ सकता था, 8 आवर। तो इसका मतलब इन्होंने क्या किया था, 8 आवर पढ़ लिया तो सैचुरेटेड हो गया था। अब क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से मतलब क्या है, डंडे पढ़ने से ये 2 घंटे और पढ़ लेंगे, तो हम कहेंगे अब ये कैसा हो गया, अब ये सुपर सैचुरेटेड हो गया है, सुपर सैचुरेटेड हो गया है। बात समझ में आई। हमारे पास क्या है, 3 है हमारे पास, कि अगर वो क्या है, नॉर्मल से कम पढ़ रहा है तो अनसैचुरेटेड है, और नॉर्मल कंडीशन में मैक्सिमम पढ़ रहा है तो सैचुरेटेड है, और टेम्परेचर बढ़ाने से
उसकी हमारे पास स्टडी पावर बढ़ जा रही है, तो ये हमारे पास सुपर सैचुरेटेड है। तो देखो इसी को हम यहाँ पे लिंक कर रहे हैं, देखो यहाँ पे लिंक करेंगे। मान लो मेरे पास क्या है, देखो सॉल्वेंट है, ठीक से 1 लीटर है मान लेते हैं, और ये मैक्सिमम कितना घोल सकता है, मान ले नमक को हमारे पास NaCl हमने मान ले रहे हैं कि जो सल्यूट यहाँ पे मिला रहे हैं, ठीक, तो हम यहाँ मान ले रहे हैं कि जो मैक्सिमम सल्यूट 1 लीटर घोल सकता है, मैक्सिमम सल्यूट जो है 1 हमारे पास मान लो नमक है NaCl, ये कितना घोल सकता है, मैक्सिमम सल्यूट कितना हमारे पास 8 ग्राम 1 लीटर वाटर में घुल सकता है, याद रखना, मान ले रहे हैं, ठीक, 1 लीटर 8 ग्राम हम क्या है मान ले रहे हैं कि ये घुल पाएगा, ठीक। तो देखो होता क्या है, तो पहले हमने क्या किया, सल्यूट यहाँ पे थोड़ा मिलाया, 4 ग्राम मिलाया, 4 ग्राम मिलाया, 4 ग्राम मिलाया, और हमको ये भी पता है कि मैक्सिमम पहले से पता है कि हमारे पास क्या है, 1 लीटर में हम 8 मिला सकते हैं, मतलब 8 ग्राम जो है NaCl क्या है घोल सकते हैं, ठीक। लेकिन हमने क्या किया, अभी कितना 4 मिलाया है, तो अभी ये और घुल सकता है, तो अभी हम कहेंगे ये सॉल्यूशन कैसा है, ये सॉल्यूशन हमारे पास बिल्कुल ऊपर वाले जैसा, जैसे इसका मतलब ये सॉल्यूशन हमारे पास कैसा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। इसमें हुआ क्या, जब तुम हमारे पास NaCl मिला रहे थे सॉलिड, तो सॉलिड से जैसे तुम इसमें मिलाओगे तो ये सॉलिड से क्या है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम कहेंगे क्या, यहाँ पे क्या है जो सॉल्यूट है वो सॉलिड से क्या बन रहा है, सॉलिड से वो लिक्विड बन जा रहा है, यही तो है। तो हम कहेंगे सॉलिड से जब हमारे पास नमक क्या घुल जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, डिजोल्यूशन, डिजोल्यूशन बोलते हैं, यही तो है। तो इसका मतलब क्या है, जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसको हम डिजोल्यूशन बोलेंगे, और ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास कैसा है, अनसैचुरेटेड। तो हम क्या कह सकते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर डिफाइन करना हो तो क्या क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या, द सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सल्यूट कैन बी डिजोल्व, ठीक, नोन एज क्या, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हम बोलते हैं, इसमें मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि 4 ग्राम हमने मिलाया था, ठीक, फिर क्या है ये कंडीशन आई हमने मिला दिया, ठीक, फिर मान ले रहे हैं, मान लो हमारे पास क्या है, तुमने 4 ग्राम और मिलाया, ये तो है 4 ग्राम और मिलाया, तो देखो 4 पहले से था और 4 ग्राम तुमने और मिला दिया, तो कितना हो गया टोटल, हम कहेंगे 8 ग्राम हो गया, 8 ग्राम हो गया, आई बात समझ में। तो हमारे पास क्या पहले से पता है कि 1 लीटर सॉल्वेंट मैक्सिमम कितना घुल सकता है, लिमिट हमने पहले लगा दी थी कि भैया 1 लीटर में मैक्सिमम 8 ग्राम NaCl या सल्यूट हमारे पास घुल सकता है, ये तो पढ़ रखा हम लोगों ने, ठीक। तो हमने कहा कि इसके अंदर कितना मैक्सिमम घुल सकता है, 8 ग्राम, तो 8 ग्राम तुमने क्या इस तरीके से इसमें घुल गया, 8 ग्राम घुल गया, ठीक। अब देखो तो इसका मतलब अगर 1 ग्राम घुल गया है ना, ये तो है, तो अब इस सॉल्यूशन को इससे ज्यादा नहीं घोल सकता है, 1 लीटर अगर हमारे पास सॉल्वेंट है तो हमने कहा कि 8 ग्राम से ज्यादा सॉल्यूट इसमें नहीं घोल सकता, तो जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, ये हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम कहेंगे क्या, अगर हमें डिफाइन करना हो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है, तो तुम क्या कहोगे कि सॉल्यूशन जिसमें क्या है सॉल्यूट हमारे पास डिसॉल्व ना हो, ये तो है। तो हम कहेंगे द सॉल्यूशन इन विच more amount of solute cannot be dissolved, ठीक, is known as क्या, known as saturated solution कह देंगे इसको, हम लोगों ने पढ़ दिया saturated solution कह देंगे। अब थोड़ी बात यहां समझने वाली आई, क्या देखो क्या आई कि अब देखो हमने 8 ग्राम मिला दिया, अब तुम 8 ग्राम से जरा सा भी ज्यादा मिलाओगे तो 8 ग्राम मान लो क्या है, तुम एक्स्ट्रा अमाउंट में यहाँ पे 1 ग्राम मिला दिए, मान लो नमक एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा मिला रहे हो, ठीक, 8 ग्राम तो मिला ही चुके हो। अब तुम जैसे इसमें एक्स्ट्रा मिलाओगे सॉलिड में, इसके अलावा देखो ये हमारे पास क्या है 1 ग्राम NaCl, ये सॉलिड होगा, ये हमारे पास सॉलिड इस तरीके से होगा, ये सॉलिड होगा। तो जैसे ये मिलाओगे इस तरीके से तो तुमको ऐसा लगेगा कि ये नीचे जाके बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, इस तरीके से सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक। तुम घर पे सॉल्यूशन इसका ट्राई कर सकते हो कि थोड़ा पानी लो, उसमें नमक डिसॉल्व करते रहो, एक टाइम ऐसा आएगा कि नमक घुलना बंद हो जाएगा, क्योंकि पानी की कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा वो नमक नहीं घोल सकता। तो इसका मतलब क्या, वो नीचे सेटल डाउन हो रहा होगा। तो जैसे हमारे पास क्या ये नीचे सेटल डाउन, जैसे तुम क्या एक्स्ट्रा मिलाओगे 8 ग्राम से थोड़ा ज्यादा मिलाओगे तो वो नीचे सेटल डाउन हो रहा होगा, ठीक, तुमको ऐसा लगेगा, लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा होगा, देखो ध्यान से, क्या कि जो तुम सॉलिड ये जो मिला रहे हो एक्स्ट्रा अमाउंट में,
जो सॉलिड वहां मिला रहे हो, तो ये क्या होता होगा, पहले ध्यान देना, ये क्या होगा, जो सॉलिड मिलाओगे एक्स्ट्रा अमाउंट में, ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। तो हमने कहा सॉल्युबल हो जाएगा, और जो पहले से घुला हुआ है वो क्या है हमारे पास, सॉलिड फॉर्म में नीचे आ जाएगा और सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक, ध्यान देना, इससे क्वेश्चन एग्जाम्पलर में दिए हुए हैं। ठीक, इससे हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम्पलर में दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक, तो पॉइंट समझना, क्या मैंने कहा कि अगर तुम एक्स्ट्रा अमाउंट में क्या है NaCl हमारे पास सॉल्यूशन कैसा हो गया, सैचुरेटेड हो गया। ठीक, तो तुम जैसे हमारे पास क्या ऊपर से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिलाओगे, तो जो सॉलिड होगा वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा। जितना मिलाओगे, तुमने 1 ग्राम मिलाया तो 1 ग्राम पहले घुल जाएगा, और बाद में 1 ग्राम घुला हुआ फिर सॉलिड में आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 चीजें हो रही हैं, ये घुल भी रहा है, मतलब क्या है, हमारे पास डिजोल्यूशन भी हो रहा है। हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास डिजोल्यूशन पहले हो रहा है, डिजोल्यूशन हो रहा है, ये तो है, पहले डिजोल्व हो रहा है, फिर जितना ये डिजोल्व हुआ है देखो उतना ही क्या होगा, फिर इसमें आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, ये जो लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, लिक्विड से ये जो घुला हुआ हमारे पास NaCl था, वो फिर वापस आ रहा है सॉलिड में। तो इसका मतलब कभी भी जब हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास लिक्विड से क्या बनता है, लिक्विड से सॉलिड बनता है, जब ठीक सॉलिड बनता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टल बनना फिर से, ये तो है। तो अब देखो, तो इसका मतलब क्या है, जितना हमारे पास क्या डिसोल्यूशन हुआ, उतना ही क्या हुआ, उतना ही हमारे पास क्या हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, यही तो बात हुई। तो हम क्या कहेंगे, जिस स्पीड से ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उसी स्पीड से जितना लिक्विड में हमारे पास लिक्विड फॉर्म में सॉल्यूट है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ डिसोल्यूशन किसके बराबर है, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, मतलब जिस रेट से ये सॉलिड डिसॉल्व होगा उसी रेट से घुला हुआ नमक सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो हम कहेंगे क्या कि सैचुरेटेड, इसका मतलब क्या है, जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, तो उस कंडीशन में हमारा जो रेट ऑफ क्या है डिसोल्यूशन होगा वो क्रिस्टलाइजेशन के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन हमारे पास मेंशन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। ठीक, ये हमने पढ़ लिया। ठीक, ओके, अब देखो, अब हमारे पास हमने ये पता कर लिया कि ये मैक्सिमम तो घुल गया कितना, 8 ग्राम। अब हम ज्यादा डाल रहे तो डेटा सेटल डाउन हो जा रहा था, ये तो हुआ। ठीक, लेकिन अभी हम इसमें और खोल सकते हैं, कैसे, देखो, अब देखो, हमने कहा था नॉर्मली देखो कितना 8 आवर पढ़ सकता है ये तो नॉर्मल चलते हैं ना, नॉर्मल 6 आवर पढ़ा था, लेकिन मैक्सिमम 8 आवर। लेकिन अगर हम क्या करें, देखो, अगर सोल्यूशन का टेंपरेचर बढ़ा दें, हमने कहा ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है, देखो ये हमारे पास क्या है, देखो ये 25 डिग्री नॉर्मल पे हो रहा है, ये भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है। लेकिन क्या अगर इसी सोल्यूशन का हम टेंपरेचर क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, अगर टेंपरेचर इंक्रीज कर दें इसी सोल्यूशन का, ठीक, तो हम इसके अंदर, तो हमने कितना टेंपरेचर कर दिया, देखो 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे करोगे तो तुम क्या कर रहे हो, तो यहां पे तुम क्या है 8 ग्राम तो पहले से डिसॉल्व किए हो, 8 ग्राम तो पहले से डिसॉल्व किए, तो अब तुम एक्स्ट्रा अमाउंट में और डिसॉल्व कर सकते हो। मान लो हमारे पास क्या है 8 ग्राम तुमने किया और यहाँ पे 2 ग्राम तुमने एक्स्ट्रा क्या कर दिया, एक्स्ट्रा हमारे पास क्या कर दिया, डाल दिया इसमें, तो वो भी घुल गया, ये तो हुआ। तो इसका मतलब क्या है, टेंपरेचर बढ़ाने से हमने ये देखा कि हमारे पास इस सॉल्वेंट की जो हमारे पास डिसॉल्व करने की पावर है, डिसॉल्व करने की जो पावर है वो इंक्रीज कर जा रही है, इंक्रीज कर जा रही है, ये तो है। तो हम कहेंगे जो हमारे पास सोल्यूशन बन गया, इसका मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट में हमारे पास टेंपरेचर बढ़ाने पे एक्स्ट्रा अमाउंट में सोल्यूट जो घुल गया है, तो ये सोल्यूशन बना है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। हाँ बिल्कुल, यहां से कंपेयर कर लीजिएगा। नॉर्मल अगर हम क्या पढ़ रहा था 2-3-4 घंटे, तो वो अनसैचुरेटेड था, ठीक, नॉर्मल टेंपरेचर में मैक्सिमम कितना पड़ रहा था हमारे पास 8 आवर, तो अगर हमने मैक्सिमम जो खोल दिया तो ये हुआ। टेंपरेचर बढ़ाने के बाद जो अमाउंट हम एक्स्ट्रा अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक, उस टाइम क्या करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो अब देखो एक चीज यहाँ पे आप ध्यान देना, क्या, अभी देखो नॉर्मली ये वाला 1 लीटर जो पानी है या 1 लीटर सॉल्वेंट है वो कितना बोल सकता है, 8 ग्राम, लेकिन हमने टेंपरेचर कितना बढ़ाया, 50 डिग्री, 50 डिग्री हमने अगर बढ़ाया तो उसमें कितना घुल गया, 2 ग्राम और फिर घुल गया, ये तो हुआ। लेकिन ध्यान देना, क्या, अगर जैसे ही तुम क्या करोगे, जैसे तुम क्या करोगे, धीमे धीमे इसको क्या, इसको ठंडा करो, जैसे तुमने क्या घोल तो दिया, उसके बाद क्या करो, इसको गैस पे या और कहीं क्या है बिल्कुल अलग रख दो और उसको ठंडा होने दो। जब ठंडा होगा तो इसका टेंपरेचर फिर कितना आ जाएगा, देखो नॉर्मल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड की,
आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या, जैसे ही टेम्परेचर हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा तो ये जो हमारे पास क्या 2 ग्राम एक्स्ट्रा खुला हुआ है, ये क्या है, ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में नीचे आके बैठ जाएगा। मतलब क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर पे कितना 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो तुमने एक्स्ट्रा क्या है मिलाया है, ये क्या है सेटल डाउन यहां हो जाएगा, ये फिर से प्रेसिपिटेट हो जाएगा और हमारे पास 8 ग्राम क्या होगा, घुला रहेगा। बात आई समझ में कि जैसे हमें पता है कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घोल सकते हैं, लेकिन जब तक 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या वो टेम्परेचर बना रहेगा तब तक वो डिसॉल्व रहेगा। लेकिन जैसे टेम्परेचर तुम क्या करोगे, नीचे डालो आएगा टेम्परेचर, तो क्या होगा, वो जो हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, ठीक, वो क्या हो जाएगा, हमारे पास फिर से प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा या फिर से क्रिस्टलाइज हो जाएगा और नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास क्या था, हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये हमारे पास क्या हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और हमारे पास ये हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। ठीक, अब देखो हम सॉल्युबिलिटी की एक डेफिनेशन तो पढ़ चुके हैं। ठीक, तो एक दो डेफिनेशन और देख लेते हैं, होती क्या, देखो ध्यान से क्या होती है, देखो क्या होती है। देखो एक तो हम पढ़े हैं क्या, देखो क्या हमने पढ़ा कि क्या पढ़ा, पहले पढ़ा देखो क्या पढ़ा कि जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, देखो सॉल्युबिलिटी होती है, हमने पढ़ रखा है क्या होती है, हमने पढ़ा द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक, फिक्स अमाउंट में ये तो है कि हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट सॉल्वेंट के अंदर कितना मैक्सिमम हमारे पास सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है ना, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can dissolve in specific amount of solvent, ठीक, at specific temperature, ये सॉल्युबिलिटी हो गई, ये है, ये तो ये हो गई। दूसरा देखो क्या है, दूसरा हमारे पास ये है क्या, अगर हम इस सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स कर दें, कितना हमने यहाँ पे 1 लीटर लिया है, हम अगर क्या कर ले लें, यहाँ पे 100 ग्राम ले लें, मान लो 100 ग्राम ले लें, जैसे हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन में ना परसेंटेज में पढ़ा था कि हम 100 ग्राम लेके पढ़ रहे थे, अब तुमने यहाँ पे 100 ग्राम ले लिया, तो देखो अगर हम दूसरे फॉर्म में रखना चाहें तो देखो क्या हम लिखेंगे, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, maximum amount of solute in gram which can be dissolved in 100 gram of liquid solvent to form saturated solution at specific temperature, ये तो है वही, देखो सेम टू सेम लेकिन कि भैया 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर तुम कितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो ना, जब तक हमारे पास सॉल्यूशन कैसा ना बन जाए, सैचुरेटेड ना बन हो जाए। ठीक, तो ये हो गया। दूसरा देखो क्या है, दूसरा एक और हमारे पास डेफिनेशन है, देखो क्या डेफिनेशन एक और कि देखो अगर हमारे पास ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास सॉल्यूट कितना है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। क्यों, जो हमारे पास कोई चीज अगर घुल रही है तो उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन में क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं, तो हम सीधे सीधे ये भी तो कह सकते हैं द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज क्या, सॉल्युबिलिटी, ये तो कह सकते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास अगर तुमसे कभी भी सॉल्युबिलिटी के बारे में पूछा जाए तो सॉल्युबिलिटी हमारे पास क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है, कॉन्सेंट्रेशन, और कुछ नहीं होती है। ठीक, कभी कभी हमारे पास न्यूमेरिकल दिया होगा अगर सॉल्युबिलिटी का, तो आप उसको मोलैरिटी मान लीजिएगा, मोलैरिटी की तरह बिल्कुल होती है, मोलैरिटी की तरह उसको मेजर कर लीजिएगा। तो जो सॉल्युबिलिटी है और कॉन्सेंट्रेशन में कोई फर्क नहीं, फार्मूला दोनों का लगभग सब सेम है। ठीक, और तुमको पता चल गया है कि हमारे पास सॉल्युबिलिटी क्या है, मैक्सिमम हमारे पास कितना बोल सकते हैं, और जो कॉन्सेंट्रेशन होता है जनरल 1 2 3 जितना भी हमारे पास बोल सके, ये तो है। बस ये है सॉल्युबिलिटी के केस में, बस एक केस फिक्स कर दिया गया है। ठीक, तो देखो ये तो हमारे पास ये हो गया, सॉल्युबिलिटी क्या होती है ये तो हम लोग जान लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, ठीक, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसको चेंज करने से
सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या करती है, इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए। ये तो हम वो कौन कौन से हमारे पास ऐसे फैक्टर हैं जिनको चेंज करने से सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है, ठीक, तो वो चीजें हम आके पढ़ लेते हैं। तो चलिए हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग, हमारे पास क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ लेते हैं। देखो क्या होती है, ठीक, सॉल्युबिलिटी। देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या, देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा हमारे पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ लेते हैं, ठीक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ लेते हैं। और थर्ड हमारे पास क्या, इफेक्ट ऑफ प्रेशर है, ठीक, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात हम कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ 3 हमारे पास है, ठीक। तो देखिए ध्यान से पढ़िएगा, ये सब पढ़ने में बहुत मजा आता है अगर इसको, क्योंकि आप घर पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट थे, तो 3 पॉइंट में पहले पॉइंट पे हम आ जाते हैं कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे आ जाते हैं, ठीक। तो देखो आ जाते हैं, तो देखो सबसे पहले हमें से पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहले पॉइंट ये है जो तुम लोगों ने 11th में पढ़ रखा है क्या, कि लाइक डिजॉल्व इन लाइक, हमारे पास क्या रूल है, क्या रूल है, देखो ये रूल है हमारे पास क्या, लाइक डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व लाइक। तो इसका मतलब है ये है कि पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक। दूसरा हमारे पास क्या है, नॉन पोलर सॉल्यूट जो होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। देखो जैसे देखो वाटर हमारे पास पोलर होता है, वाटर पोलर, तो जैसे हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास देखो NaCl KCl इन वाटर, मतलब जो है ये भी पोलर क्योंकि इसका चार्ज होता है ना, ठीक। अब देखो जैसे नॉन पोलर हमारे पास क्या है, देखो जैसे हमारे पास क्या है, मान लो हमारे पास बेंजीन ना, बेंजीन इन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये तो है बेंजीन इन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, या कह सकते हो क्या, टोलुइन जो है हमारे पास क्या है, टोलुइन इन CCl4, ये तो है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब याद रखना कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर होती है, दिखने में लगती है कि पोलर है, ठीक, एक्चुअली में नॉन पोलर होती है, ठीक, क्योंकि ये हमारे पास क्वेश्चन ना 12th में पूछा जाता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में आता है कि इसका, क्योंकि हमारे पास ना यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाता है, इसीलिए क्या है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 होने की वजह से ये क्या है, ये हमारे पास नॉन पोलर है। तो बेंजीन है, इसमें भूल जाएगा ये, लेकिन तुम ये कह दो कि NaCl को बेंजीन में बोलोगे, नहीं भूलेगा, तो इसका मतलब क्या है, NaCl नॉट डिजॉल्व इन बेंजीन, ये ना देना, इसका मतलब ये तुम करोगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये कैसा है, ये पोलर है, और ये हमारे पास क्या, बेंजीन हमारे पास क्या है, नॉन पोलर है, डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक। तो ये तो हमारे पास इसका पहला पॉइंट हो गया कि लाइक पोलर में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा, ठीक। अब देखो दूसरा पॉइंट पढ़ने से पहले हम एक पॉइंट नोट कर ले ऊपर, क्या, देखो कभी भी अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो वो स्टेबिलिटी की वजह से होती है, अगर उसको स्टेबिलिटी गेन हो रही होगी तो वो रिएक्शन अपने आप प्रोसीड हो जाएगी, बात समझना क्या। अगर हमारे पास क्या है, ठीक, अगर तुमको ये देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन ना, अगर तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करनी है, अगर कि रेट हमारे पास जो रिएक्शन हम करवा रहे हैं उसकी स्पीड हमारे पास किस पे डिपेंड करती है, तो देखो उसकी स्पीड डिपेंड करती है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट के बीच में जो दो मॉलिक्यूल है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, तो हम कहेंगे क्या, ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स किसमें, हमारे पास इन प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उस रिएक्शन का रेट भी उतनी ज्यादा होगी, ठीक। अब एक चीज और याद रखना, क्या ध्यान देना, अगर हमसे कोई पूछे कि रेट ऑफ रिएक्शन, अभी हम आगे दिखाएंगे इसका यूज, देखो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, याद रखना 1/ΔG पे डिपेंड करती है। डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी हमारे पास, मतलब क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी जितनी कम होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है क्या, कि डेल्टा जी की वैल्यू जो होती है जितनी ज्यादा नेगेटिव में होती है
उस रिएक्शन की स्पीड भी उतनी ज्यादा होती है। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, अभी इससे हम ठीक इसका यूज करेंगे, ठीक यूज करेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या, ये तो पहला पॉइंट हो गया था लाइक डिसॉल्विंग लाइक। ठीक, देखो दूसरा पॉइंट हमारे पास याद रखना क्या कि कोई भी सॉल्वेंट हो, सॉल्वेंट हमारे पास कोई भी हो, ठीक, हर सॉल्वेंट का अपना एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। क्या होता है दूसरे पॉइंट में हम क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक। और क्या हमारे पास सॉल्वेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है हर सॉल्वेंट का अपना अलग अलग। ठीक, अब तुम लोग सोच रहे हो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, वो तुम कूलाम्स ला पढ़ते हो, जो जब इक्वल टू क्या होता है, जब 2 चार्ज रखे होते हैं ना, तो 1 अपॉन क्या होता है, 1/4 ये Q1 Q2 अपॉन, ठीक, R² पढ़ते हो। तो यहाँ तुम K पढ़ते हो, लेकिन हम केमिस्ट्री में इसको D कर देते हैं। ठीक, तो इसका मतलब यही जो K है वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, हर सॉल्वेंट का अपना अलग अलग होता है। ठीक, तो ये देखा गया है क्या कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हमारे पास क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब क्या है, जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। क्योंकि देखो क्या है, जो हमारे पास देखो हमारे पास एक आयोनाइजिंग पावर होती है, दूसरे को तोड़ने की पावर, आयोनाइज करने की पावर, वो डिपेंड करती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। तो हम ये कर सकते हैं, जो आयोनाइजिंग पावर ऑफ सॉल्वेंट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, इसी के D के बराबर होती है। बात समझो क्या मैंने कहा, कि क्या करना है कि जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा वो क्या करेगा, दूसरे बंदे को उतनी जल्दी तोड़ देगा, दूसरे बंदे को उतनी जल्दी आयोनाइज कर देगा। जैसे देखो NaCl आता है, देखो NaCl है, ठीक, तो NaCl अपने आप तोड़ना आयोनाइज इसको करना पड़ेगा। तो ये पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक, तो ये फटाफट इसको क्या करता है, आयोनाइज करवा देता है। आयोनाइज करवा देगा तुरंत वो क्या हो जाएगा, हमारे पास टूट जाएगा, तुरंत पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। तो होता क्या है, पानी के केस में पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, हम कहते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है फॉर वाटर के लिए कितना होता है, वाटर इज वेरी हाई, और ये हाई है ना कितना होता है, 80 के करीब होता है, 80 के करीब होता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं क्या, वाटर का आयोनाइजिंग पावर, सॉरी क्या नाम इसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसकी क्या है, आयोनाइजिंग पावर ज्यादा होती है। आयोनाइजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से इसकी सॉलिडिटी ज्यादा होती है। तो ये तो हमारे पास दूसरा पॉइंट हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बात हम लोगों ने कर ली। ठीक, अब आते हैं हम लोग इसके तीसरे पॉइंट पे, इसी में नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में थोड़ी हम बात करेंगे। थर्ड पॉइंट देखो हम क्या है, थर्ड पॉइंट हमारे पास थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सॉलिड है वो आयनिक हो, तो इसका मतलब क्या, ये हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, फॉर आयनिक सॉलिड के लिए। कोई आयनिक सॉलिड है उसके लिए कि हम बात कर रहे हैं, आयनिक सॉलिड के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक, आयनिक सॉलिड के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक, देखो 2 चीजें हमारे पास इसके बारे में तुम याद रखना क्या, एक लैटिस, एक याद तुम रखना क्या, एक हमारे पास होती है लैटिस एंथैल्पी होती है, एक हमारे पास होती है सॉल्वेशन एंथैल्पी होती है, या अगर हमारे पास पानी होता है तो पानी के केस में इसी को हम लोग हाइड्रेशन एंथैल्पी बोल देते हैं, बात समझ रहे हो ना, सॉल्वेशन एंथैल्पी या हम इसको हाइड्रेशन एंथैल्पी, पानी होता है तो उसको हाइड्रेशन एंथैल्पी बोल देते हैं। देखो लैटिस एंथैल्पी क्या है, अगर तुम्हारे पास क्या है, देखो मान ले रहे हैं एक NaCl है सॉलिड हमारे पास, और कितना है 1 मोल हमारे पास क्या है, और ये जो हमारे पास सॉलिड है, तो हमारे पास आयनिक सॉलिड को हम लैटिस, हम क्या लैटिस बोलते हैं, लैटिस सॉलिड को हम लैटिस बोलते हैं ना, सॉल्यूशन पीछे पढ़ा था, बताया था, ठीक, लैटिस बोलते हैं। तो इस 1 मोल लैटिस को अपने आयंस में तोड़ने के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में हमारे पास Cl- है, इसको हमारे पास क्या है, इसमें कन्वर्ट करने के लिए, ठीक, कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ी, हमने क्या कहा, 1 मोल है हमारे पास NaCl, 1 मोल NaCl है, उसको क्या है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ी, उसी को लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। ये तो है लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल of lattice
1 mole of lattice into its constituents ions in gaseous state, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लैटिस एंथैल्पी। ये तो है। तो लैटिस एंथैल्पी को शॉर्टकट में हम क्या लिखेंगे, देखो लैटिस, ये इसको एली लिख लेते हैं, लैटिस एंथैल्पी। ये तो हमें पता चल गया। तो इसका मतलब लैटिस एंथैल्पी क्या है, एक मोल हमारे पास NaCl होता है, उसको तोड़ने के लिए। तो बताओ आप इसको तोड़ोगे तो अपने आप तो टूट नहीं जाएगा, ये टूट नहीं जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या, Na प्लस और Cl माइनस के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, तो ये अपने आप तो टूटने वाला नहीं। तो हम कहेंगे जब इसको हम तोड़ेंगे, जब तोड़ेंगे तो एनर्जी लगेगी। तो इसका मतलब क्या है, ये जो रिएक्शन दिखाई पड़ रहा है, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक मतलब तुम्हें एनर्जी इसमें देनी पड़ेगी तोड़ रहे हो तो ये हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, वो कैसी है, एंडोथर्मिक। इसमें रिएक्शन में एनर्जी लगेगी। तो हमारे पास जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो हम लोगों ने पढ़ रखा है उसका डेल्टा एच कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, ठीक। अब देखो सॉल्वेशन एंथैल्पी क्या है। सॉल्वेशन एंथैल्पी ये है, मान लो हमारे पास कोई Na प्लस है, जैसे अभी ये बना था, Na प्लस था और Cl माइनस था, ठीक। ये है, अगर इसके चारों तरफ हमारा सॉल्वेंट इकट्ठा हो जाता है, अगर हमारे पास सॉल्वेंट इसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है तो हम कहते हैं, मान लो Na प्लस हो गया, ये हमारे पास क्या, चारों तरफ इस तरीके से वाटर इकट्ठा हो गया। तो अगर हमारे पास कहीं, हमारे पास आयंस ये हमारे पास इकट्ठा हो गए, ठीक। अब सेम टू सेम हमारे पास क्या, Cl माइनस था, तो हमने क्या किया, वाटर से क्या है, जब रिएक्शन हुई तो ये हमारे पास Cl माइनस के चारों तरफ भी पानी इकट्ठा हो गया। ये तो है, वाटर इकट्ठा हो गया इस तरीके से। तो हम कहेंगे अगर किसी आयन या कोई हमारे पास मान लो आयनिक स्पीसीज नहीं थी, आयनिक स्पीसीज अगर नहीं भी है, तो अगर हमारे पास कोई ये था सल्यूट, और सल्यूट के चारों तरफ हमारे पास पानी इकट्ठा हो गया, मान लो ये सल्यूट था जिसमें हमारे पास चार्ज नहीं था, कोई दिक्कत नहीं, तो इसका मतलब क्या, इसके चारों तरफ पानी अगर इकट्ठा हो गया तो हम क्या कहेंगे, इसका सॉल्वेशन हो गया है, सॉल्वेशन हो गया। तो इसका मतलब क्या है, किसी भी आयन आयनिक स्पीसीज या नॉन आयनिक स्पीसीज के चारों तरफ जब पानी हमारे पास क्या है, सल्यूट इकट्ठा, मतलब क्या, सॉल्वेंट इकट्ठा होता है, तो उसको सॉल्वेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, सॉल्वेशन हमारे पास एक्चुअली में क्या है, देखो सॉल्वेशन क्या है, इसका मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर या सॉल्वेंट अराउंड एनी स्पीसीज, कोई स्पीसीज हो, एनी स्पीसीज इज नोन एज सॉल्वेशन। ये तो हो गया सॉल्वेशन। और पानी अगर होगा तो उसके केस में हम हाइड्रेशन कह देंगे, यही तो हुआ, हाइड्रेशन कह देंगे, ठीक। अब देखो याद रखना कि कभी सॉल्वेशन या हाइड्रेशन हो रहा है, ठीक, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन हो रहा है जब किसी के चारों तरफ पानी इकट्ठा होता है, तो रिएक्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है हमारे पास रिएक्शन, तो ये जो हमारे पास रिएक्शन होगी ना, जो रिएक्शन होगी क्या, सॉल्वेशन, ठीक। ये सॉल्वेशन वहां पर जो रिएक्शन हो रही है ये ऑलवेज कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। एक्सोथर्मिक अगर होगी तो हीट बाहर निकलेगी। तो हम यहाँ पे कह देंगे कि अगर सॉल्वेशन जो होती है वो ऑलवेज क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच कैसा होता है, नेगेटिव होता है। डेल्टा एच हमारे पास नेगेटिव होता है। एक पॉइंट और चीज ध्यान देना, क्या, एक पॉइंट और हमारे पास याद रखना, क्या, अगर हमें क्या करना है, कोई भी स्पीसीज है और उसको पानी में डिसॉल्व करना है, पानी में हम डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो याद रखना अगर उस स्पीसीज के चारों तरफ तुम पानी इकट्ठा करवा ले गए, अगर कोई भी स्पीसीज, जैसे मैं इस पेन को क्या है, मैं सोच रहा हूं मैं इस पेन को क्या करूं, पानी में सॉल्व कर दूं, तो क्या मुझे कोई ऐसी मेथड लगानी पड़ेगी कि क्या हो उससे कि पानी इसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाए। जैसे ही इसके चारों तरफ पानी इकट्ठा, मतलब जब इससे पानी बॉन्ड बना लेगा तो मैं कहूंगा ये 100% क्या है, सॉल्युबल हो जाएगा। अगर इससे पानी बॉन्ड नहीं बना पाएगा, या मैं कहूं कि इससे अगर पानी बॉन्ड नहीं बना पाएगा तो ये पानी में सॉल्युबल नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या, अगर तुमको क्या है, पानी में अगर कोई चीज सॉल्युबल करनी है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके चारों तरफ पानी इकट्ठा करवाना पड़ेगा। वो आयनिक हो या ना हो, हमें उसको फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी भी तरीके से क्या कर दो, उसके चारों तरफ पानी इकट्ठा करवा दो, ठीक, और वो चीज पानी में सॉल्युबल हो जाएगी, ठीक। अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो अभी हम तुमसे ये कह रहे हैं, पिछले पीछे पॉइंट पढ़े थे कि पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है, ये तो पढ़ा था। अभी देखना मैं एक क्वेश्चन कर पाऊंगा अभी जस्ट इसके बाद, ठीक। नॉन पोलर होते हैं, पोलर में सॉल्युबल है, ठीक।
तो देखो यहाँ पे, तो ये मैंने समझ लिया, क्या हम लोगों ने समझ लिया कि भैया दो, एक लैटिस एंथैल्पी होती है, एक हमारे पास सॉल्वेशन एंथैल्पी होती है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक होती है। अगर सॉल्युबिलिटी हमें क्या करनी है, किसी चीज को सॉल्युबल करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके चारों तरफ पानी इकट्ठा करवाना पड़ेगा ही। तो पानी जैसे इकट्ठा होगा वो क्या है, अपने आप ऑटोमेटिकली सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है ना, क्या ये भी कंडीशन तो है, पानी उसी की चारों तरफ इकट्ठा होगा। ध्यान देना, हाँ क्यों, देखो पानी उसी के चारों तरफ इकट्ठा होगा। पानी अगर मान लो, देखो पानी में पानी इस तरीके से है, पानी पानी के बीच में पानी बॉन्ड होगा, तो पानी के बीच में देखो मान लो हमारे पास 10 यूनिट का बॉन्ड था, 10 यूनिट का बॉन्ड। अगर ये लगेगा कि मैं क्या है दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाके उससे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता हूं, ध्यान देना, क्या अगर पानी किसी के चारों तरफ इकट्ठा होगा, कब, जब पानी को लगेगा कि मैं फायदे में हूं। फायदे का मतलब क्या है कि अगर पानी पानी के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमजोर हो, और जैसे इसको इससे बॉन्ड बनाया और देखा कि यार ये वाला तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना बहुत स्ट्रांग है, गजब का है, बिल्कुल ना बहुत गजब का है या बहुत स्ट्रांग है, तो क्या करेगा, फटाफट ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा, उससे चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो रहा है। ये तो हुआ, तो इसका मतलब पानी अपने फायदे के लिए ये वाला बॉन्ड तोड़ के दूसरी ना इसकी तरफ इकट्ठा होता है। ये तो है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है, यहाँ पे स्ट्रांग है, तो फटाफट तोड़ेगा, इसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगा, और उसको क्या पता चल रहा है, उसको तो पता ही नहीं चल रहा होगा ये चीज सॉल्युबल हो रही है, वो तो अपने फायदे में लगा होगा, क्योंकि ये तो मेरा बॉन्ड क्या है, स्ट्रांग बन रहा है। ठीक, तो इसी को हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है, देखिए क्या है हमारे पास, देखिए 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 मान ले रहे हैं हमारे पास क्या है, यही है, मान लो ये हमारे पास पानी था, ये हमारे पास पानी था, H2 था, वो था, ठीक, H2O था, ठीक, और तुमने क्या लिया, NaCl लिया, NaCl को पहले डिसॉल्व किया। ध्यान देना, अब कभी भी तुम घर पे जब नमक को पानी में डिसॉल्व करते हो तो देखना तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले चम्मच से चलाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, अगर तुम नॉर्मली क्या है, अगर नमक डाल दोगे तो वो नीचे सेटल डाउन होगा, ऐसे सेटल डाउन नीचे हो जाएगा ना, हो तो घर पे जाके देख लेना, घर पे करके देख लोगे, ठीक, तो ये सेटल डाउन नीचे हो जाता है, तो तुम क्या करते हो, चम्मच से भी से करते हो। तो इसका मतलब ये है कि NaCl को डिसॉल्व करने के लिए, NaCl को डिसॉल्व करने के लिए, ठीक, उसको एनर्जी चाहिए। तो क्या करते हो तुम, क्यों एनर्जी चाहिए, क्योंकि हमको ये पता है कि NaCl हमारे पास आयनिक सॉलिड है, सबसे पहले क्या करेगा, ये Na+ और Cl- में टूटेगा, ठीक तो है, और इसको टूटने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। और देखो ये सॉलिड था, सॉलिड से ये हमारे पास देखो उसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो ये तो हमारे पास क्या है, लैटिस एंथैल्पी है, इसमें तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी तुम कैसे प्रोवाइड कर रहे हो, चम्मच से चला के। ये तो पहले जैसे तुम चम्मच से चलाते हो तो ये टूट जाता है, और जैसे ये टूटता है फिर क्या होता है, इसके चारों तरफ पानी इकट्ठा होने लगता है, मतलब पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा इसके चारों तरफ, ठीक, इकट्ठा हो जाएगा इस तरीके, ये हमारे पास पानी पानी इस तरीके से इकट्ठा हो जाएगा। ये तो इकट्ठा हमारे पास क्या है, Cl- के चारों तरफ पानी इस तरीके से इकट्ठा हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक। तो तुमको ये पता है कि पानी, ध्यान देना, पहले क्या हुआ, चम्मच चलाने से तो क्या ये टूट गया, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में इस तरीके से बॉन्ड ऐसे हमारे पास दिखाई पड़ रहे होंगे ना, ठीक। तो ये पानी पानी वाले बॉन्ड तभी टूटेंगे, कब टूटेंगे, जब उनको लगेगा कि मैं यहाँ पे जो Na+ और Cl- बन रहा है, पहले एक मॉलिक्यूल जाएगा, से बॉन्ड बना के देखेगा क्या बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पहले एक मॉलिक्यूल तोड़ा और गया, देखा कि यार यहाँ पे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है इससे कंपैरिजन में, तो ये क्या करेगा, फटाफट यहाँ पे तोड़ेगा और चलाएगा यहाँ पे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। जैसे एग्जांपल अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। क्या, मान लो हमारे पास तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ए हो तुम, और सीमन कंपनी में काम कर रहे हो, तुमको यहाँ पे कितनी मिल रही है, 20,000 रुपए सैलरी मिल रही है। बाद जैसे दूसरी कंपनी आई, ठीक, तो क्या करोगे, मान लो C2 कंपनी आई और ये तुमको हमारे पास 50,000 रुपए दे रही है, ये तो है 50,000 रुपए दे रही है, ये तो पहले 20,000 रुपए तुमको दे रही है, और बाद में तो तुम क्या करोगे, सिंपल सी बात, यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे 50,000 रुपए दे रही है, 50,000 रुपए देगी तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो तुम क्या करोगे, फटाफट इससे बोर्ड तोड़ोगे और यहाँ चले आओगे, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो वही तो हो रहा है यहाँ, देखो पानी हमें पता है कि पानी के बीच बॉन्ड है, लेकिन क्या है, वो बॉन्ड कमजोर होंगे ना। जैसे NaCl मॉलिक्यूल आएगा तो NaCl देखेगा हमारे पास, क्या NaCl जैसे है ये टूटा, और पानी तुरंत वाटर मॉलिक्यूल जाएगा, फटाफट देखा कि यार ये तो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बन रहा है कंपेयर टू क्या, वाटर बॉन्ड से, ठीक, और क्या जल्दी फटाफट इस चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगा चारों तरफ, ये तो है। और हमें पता है कि जब किसी चारों तरफ पानी इकट्ठा होता है तो उसको बोलते हैं सॉल्वेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये तो हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं, ये तो है। तो दो चीजें हुई, देखो ये पहला स्टेप हमारे पास क्या है, देखो ये हमारे पास लैटिस एंथैल्पी है, और ये हमें पता है कि रिएक्शन कैसी होती है, एंडोथर्मिक होती है।
ठीक। और जब पानी इकट्ठा होता है तो हाइड्रोजन एंथैल्पी, ये रिएक्शन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती है। और हमको ये पता है जब हमारे पास रिएक्शन कैसी होती है? एंडोथर्मिक। तो हीट हमें देनी पड़ती है, हीट हमें देनी पड़ती है, हीट हमें देनी पड़ती है। और हमारे पास क्या है, जब हमारे पास देखो हाइड्रोजन जब किसी चीज के चारों तरफ पानी इकट्ठा होता है तो ये हमारे पास क्या, वहां से हीट निकलती है, हीट हमारे पास इवॉल्व होती है। बात समझना, हीट इवॉल्व होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, हमें देनी पड़ रही है तब जाके, क्योंकि हम चम्मच से चला तो एनर्जी देनी पड़ रही है। तो इसका मतलब क्या है, हम कोशिश क्या करेंगे, हम कोशिश ये करेंगे कि हमें कम से कम, देखो कोई भी बिजनेस करते हो तो कम से कम सोचते हो कि हम पैसा लगाएं और ज्यादा से ज्यादा कमाएं। तो सेम टू सेम यहीं से चल रही है क्या, कि देखो तुम सोचोगे कि कम से कम हमें एनर्जी देनी पड़े और उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा हो। तो क्या हुआ, देखो इस वाले स्टेप में कम से कम एनर्जी होनी चाहिए लगी हो, और इसकी हमारे पास क्या होनी चाहिए, यहाँ क्या हो, एक्सोथर्मिक ये रिएक्शन है तो यहाँ क्या ज्यादा से ज्यादा एनर्जी निकले। अब ध्यान देना, जैसे क्या है, मान लो तुमने क्या कर दिया यहाँ पे, ध्यान देना क्या, यहाँ पे तुमने लगाई कितनी, 10 यूनिट एनर्जी, ठीक, 10 यूनिट की एनर्जी निकल लगाई, और यहाँ पे मान लो निकली कितनी, निकली कितनी, 50 यूनिट। तो इसका मतलब बेनिफिट कितना हुआ, 40 का, 40 का हुआ। तो इसका मतलब ये फायदे का काम है, लगाया 10, कमाया हमने कितना, 40 रुपए, ये तो हुआ। तो हम ये कह सकते हैं क्या, देखो हम कह सकते हैं क्या, एक पॉइंट के, अगर हमारे पास क्या है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है लैटिस एंथैल्पी के, तो वो चीज पानी में सॉल्युबल या किसी में सॉल्युबल हो जाएगी। बात समझना, इससे अलग फायदा हो रहा। अब सेम टू सेम देखो क्या हुआ, मान लो तुमने लगाया कितना, लैटिस एंथैल्पी 10 थी और निकल कितनी रही है, 8 यूनिट की। तो हमने क्या कहा, लगा ज्यादा रहे निकल कम रही है, इसमें तो घाटा हो रहा है। तो इसका मतलब कभी भी अगर लैटिस एंथैल्पी क्या हुई, ज्यादा हुई और हाइड्रोजन एंथैल्पी कम हुई, तो याद रखना वो चीज ऐसी घाटे की काम या घाटे की सौदे जो है केमिस्ट्री में नहीं होते, और तुम भी नहीं करोगे। हाँ, कि तुम सोच रहे हो लगा हम 10 रुपए रहे और कमा कितना रहे 8, ऐसा कोई काम करोगे ही नहीं। तो सेम टू सेम अगर मान लीजिए लैटिस एंथैल्पी ज्यादा लग रही है और हाइड्रोजन एंथैल्पी कम है, तो क्या है, कभी भी इसके चारों तरफ पानी इकट्ठा नहीं होगा। तो याद रखना ये पानी में इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल होगा, ठीक। अब देखो दूसरा, मान लो हमारे पास क्या है, देखो 10 हमारे पास ये है और 10 ही निकल रही है, जितना कमा रहे हैं उतने ही निकल रही, तो ये भी काम नहीं करना चाहोगे। तो इसका मतलब अगर मान लो हमारे पास हाइड्रोजन एंथैल्पी क्या है, किसके बराबर है, लैटिस एंथैल्पी के, तो हम कहेंगे ये भी इनसॉल्युबल होगा, लेकिन बट सॉल्युबल एट हायर टेम्परेचर, ठीक। तो ये हमारे पास पूरा कंक्लूजन था, ठीक। तो हमारे पास देखो, हम लोगों ने नेचर ऑफ सॉल्वेंट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, 3 चीजें पढ़ी। सबसे पहले देखो क्या, 3 चीजें हम लोगों ने पढ़ी, वही तुमको क्या है मेन फोकस करना है। पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट हमने कहा कि लाइक डिसॉल्व इन लाइक, मतलब पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, पहला पॉइंट, ठीक। दूसरा पॉइंट हमने ये बताया कि जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, ठीक, उसकी सॉल्युबिलिटी या दूसरे को सॉल्व करने की पावर भी ज्यादा होगी। तीसरा, अगर हमारे पास कोई आयनिक सॉलिड है तो ये 3 केस हैं, अगर उसकी हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा होगी कंपेयर विद लैटिस तो वो सॉल्युबल हो जाएगा, अगर ऐसा होगा तो इनसॉल्युबल, अगर इस तरीके से होगा बराबर तो इनसॉल्युबल, लेकिन हाई टेंपरेचर पे वो सॉल्युबल हो जाएगा। अब देखो एक प्रॉब्लम है मेरे पास, क्या है, देखो एक प्रॉब्लम ये है, अभी हम लोग रूल पढ़े थे लाइक डिसॉल्व इन लाइक, ये तो है। अब देखो, अगर मेरे पास क्या, जैसे ग्लूकोज है, ठीक, सुक्रोज है, या हम इसको केन शुगर भी बोलते हैं, या मेरे पास यूरिया है, देखो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, इसका होता है C12H22O11, ठीक, और यूरिया का होता है NH2CO NH2, ये देखो ये यूरिया है, ठीक। अब देखो ये तीनों के तीनों ये मेरे पास कैसी हैं, नॉन पोलर, ठीक। तब भी ये पानी में सॉल्युबल है, सॉल्युबल क्या है, सॉल्युबल इन वाटर, और हमको ये पता है कि वाटर कैसा होता है, पोलर होता है। मतलब क्या है, ये नॉन पोलर है और ये पोलर है, तो वो रूल गलत हो रहा है। देखो अभी हम लोग लाइक दिया में पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, लेकिन क्या है, ये हमारे पास पानी पोलर है ना, H2O हमारे पास पोलर है और ये नॉन पोलर है, तब भी पानी में डिसॉल्व हो जाती है। क्यों, ये तो है, क्यों ऐसा होता है। तो देखो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि सॉल्युबिलिटी के लिए, ठीक, सॉल्युबिलिटी के लिए अगर कोई चीज को पानी में सॉल्युबल होना है, किसी चीज को पानी में अगर सॉल्युबल होना है, ठीक, तो उसको जरूरी नहीं है कि वो आयनिक होना चाहिए। हमने ये नहीं पढ़ा कि जरूरी है कि आयनिक होना चाहिए, हमने ये कहा है कि उसके चारों तरफ पानी इकट्ठा जरूरी होना चाहिए। पानी का इकट्ठा होने का कोई यही तरीका थोड़ा ना कि वो आयनिक हो। तो तुम क्या करो, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ये होता क्या है
कि जो हमारे पास C6H12O6 है, O6 ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो इसके चारों तरफ क्या है, पानी इकट्ठा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो पानी होता है ना, इसके साथ में ग्लूकोज के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है और वो पानी में सॉल्युबल हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे, ग्लूकोज, सुक्रोज और यूरिया ये नॉन पोलर हैं, नॉन आयनिक हैं, लेकिन ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के बाद इसका बना लेते हैं और इसके चारों तरफ इसीलिए पानी इकट्ठा हो जाता है। बात समझ में आई? इसका मतलब ये नॉन पोलर है, नॉन आयनिक है, लेकिन पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं और इसीलिए इसके चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाता है और पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग दूसरे पे टॉपिक पे। तो इसमें 3 पॉइंट थे छोटे छोटे हमारे पास। ठीक, तो अब तीसरे पॉइंट पे हम लोग क्या, दूसरे पॉइंट पे आते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे आ जाते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ लेते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे। ठीक, देखो दूसरा हमारे पास पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे आ जाते हैं कि सॉलिबिलिटी पे इस टेम्परेचर के क्या इफेक्ट होते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इसी पार्ट को हम 3, क्योंकि हमारे पास 3 कंडीशन इसमें हो सकती हैं, 3 कंडीशन हमारे पास हो सकती है, तीनों को हम बड़ी से देख लेते हैं। ठीक, तीनों से देखो हमारे पास क्या है, अगर हम किसी सॉल्यूट को पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं या किसी हमारे पास लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उसकी सॉल्युबिलिटी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है या एंडोथर्मिक हो सकती है, या हम कह सकते हैं क्या है, रेगुलरली नहीं क्या आता है, एंडोथर्मिक को क्या आता है, एक्सोथर्मिक को, कुछ भी हो सकती है। तो हम ये देख रहे हैं क्या, पहली कंडीशन में इफ क्या है, इफ सॉल्युबिलिटी क्या है, ये जो सॉल्युबिलिटी है, इफ सॉल्युबिलिटी इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये हमारे पास पहली कंडीशन ये हो सकती है। ठीक, सेम टू सेम हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या, इफ सॉल्युबिलिटी क्या हो, इफ सॉल्युबिलिटी हमारे पास क्या हो, इज एन, सॉल्युबिलिटी इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पे थोड़ा क्या है, ये हमारे पास थोड़ा, ये तो हमारे पास दूसरा क्या है, ये थोड़ा इसको कह देते हैं, इट क्या है, सम रिएक्शंस या सम रिएक्शंस नॉट रेगुलरली इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर। ये हमारे पास कुछ तीसरा केस आ जाएगा। तो ये केस हमारे पास क्या, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। तो देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो थर्ड, देखो इससे पहला पॉइंट देखो एक्सोथर्मिक का, देखो क्या होता है। ठीक, तो हमें ये पता है एक्सोथर्मिक की मतलब क्या है, जब हम सॉल्यूट है हमारे पास कोई, ठीक, और हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे होंगे, ये तो है सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे होंगे, तो ये सॉल्युबल हो रही होगी, और अगर सॉल्युबल हो रही है तो अब कह रहा है कि इसका डेल्टा एच कैसा हो, निगेटिव, मतलब क्या है, रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है रिएक्शन अगर हमारे पास, मतलब क्या है, जब तुम क्या करोगे, ये हमारे पास सॉल्वेंट रहा और ये सॉल्यूट रहा, ठीक, जैसे तुम डिसॉल्व करोगे तो यहाँ से हीट बाहर निकलने लगेगी, हीट यहाँ पे क्या होगी, हीट इवॉल्व होगी, हीट इवॉल्व होगी। बात समझना कि अगर तुमने किसी क्या है, कंडीशन हो सकती है कि सॉलिड को जैसे तुम लिक्विड में डिसॉल्व करो तो क्या हो, इस क्या जैसे वो डिसोल्यूशन हो वहां से हीट क्या है बाहर निकलने लगे, तो हम समझ जाएंगे क्या कि हमारे पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक, या तुम क्या जैसे तुम इसमें डालो सॉल्यूट, वो तुरंत क्या है, वो हमारे पास बीकर क्या हो जाए, हीट हो जाए, गर्म हो जाए, हॉट हो जाए, तो हम कहेंगे रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। तो देखो ध्यान से देखो इसमें क्या है, एक्सोथर्मिक में देखो क्या है कि ये सिस्टम क्या चाह रहा है, सिस्टम ये चाह रहा है कि इसकी हीट बाहर निकल जाए, ये तो चाह रहा है, ये तो हीट हमारे पास क्या बाहर निकल जाए, हीट अगर बाहर निकल जाए तो तुम क्या कर दो, जो सिस्टम चाह रहा है तुम वही चीज कर दो। सिस्टम चाह रहा है, देखो वो सिस्टम चाह रहा था ना, क्या क्या चाह रहा है कि यहाँ से हीट निकल रही है, तुम क्या कर दो, इसे निकलने, हीट को निकलने में मदद कर दो, थोड़ी हेल्प कर दो, हेल्प कर दोगे अगर तो रिएक्शन और फास्ट हो जाएगी। क्यों, जैसे अगर कोई स्टूडेंट क्या है पढ़ना चाह रहा है, अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना चाह रहा है, ठीक, तो उसकी तुम पढ़ाई में और हेल्प कर दो तो और तेजी से पढ़ेगा, और तेजी से पढ़ने लगेगा। तो सेम टू सेम वो हीट निकल रही, तुम क्या कर दो, कोई कुछ ऐसा कुछ अप्लाई करो कि इसका क्या है, हीट तेजी से निकलने लगे। तो तुम क्या करो, देखो यहाँ पे तुम क्या करो, यहाँ पे आके देखो इसके चारों तरफ ये बीकर है, इसके चारों जाके तुम आइस क्यूब जो बर्फ होती है ठंडी, इसके चारों तरफ क्या है रख दो, तो ये क्या करेगा, बर्फ एक स्पीड के साथ इस हीट को अपनी तरफ खींचने लगेगा। तो मतलब क्या है, तुम क्या कर रहे हो, इसको हीट जो क्यूब रख रहे हो वापस आइस क्यूब, ये क्या कर रहे हैं, वो तेजी से टेम्परेचर खींच रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि अगर क्या है रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक है तो हीट बाहर निकल रही तो उसका डेल्टा एच नेगेटिव होता है। और तुम्हें क्या करना है, तुम सोच रहे हो कि हमारी सॉल्वेबिलिटी और बढ़ जाए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें क्या करने पड़ेगा, इसका टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा,
टेम्परेचर अगर डिक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी तुम्हारे पास इंक्रीज हो जाएगी, याद रखना। ठीक, अगर इससे ना समझ में आ रहा तो यहां से देखना, देखो डेल्टा एच निगेटिव है, तो निगेटिव का मतलब क्या है, मतलब कम हुआ है, तो इसका मतलब कभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर हमारे पास है तो उसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, और कम करोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर तुमने इसका उल्टा कर दिया, इसका उल्टा अगर करा कि अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उल्टा होने लगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। समझ लेना क्या बात हुई कि अगर मेरे पास रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो वहां से हीट निकल रही है, तो जो चीज हो रही है तुम उसको और कम कर दो, तो इसका मतलब यहां से मैंने जैसे टेम्परेचर क्या कर दिया, कम कर दिया, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। अगर तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर अगर तुमने क्या कर दिया होगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक, तो ये वाला पॉइंट तुम याद रखना। ठीक, अब अच्छा अगर कोई हमसे ये पूछ ले कि ये सॉल्युबिलिटी जो है, ये सॉल्युबिलिटी वो टेम्परेचर क्या कर रहा हूं, कम करने से बढ़ क्यों रही है, तो देखो थोड़ा मैं इसके बारे में बता देता हूं। देखो क्या, देखो एक तुमने फार्मूला पढ़ रखा है 11 में, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इनटू डेल्टा एस, ये तो पढ़ रखा है, यही तो पढ़ रखा है। अगर हमसे कोई ये भी पूछ ले कि हम एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर क्या है कम करने से सॉल्युबिलिटी क्यों इंक्रीज कर जाती है, क्या है एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर कम करने पे सॉल्युबिलिटी क्यों इंक्रीज कर जाती है, तो सीधे सीधे तुम्हारा आंसर ये होना चाहिए क्या, देखो अगर हमारे पास क्या है, अगर ध्यान तुम्हारा आंसर ये होना चाहिए कि सर जो है हम अगर टेम्परेचर कम कर देंगे तो जो डेल्टा जी वैल्यू है, हमें पता अगर रिएक्शन कोई हो रही है और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, और यही पढ़ा है कि जितनी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी, जितनी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी वो रिएक्शन उतनी ही स्पॉन्टेनियस होगी, उतनी से तेजी से होगी। तो तुम्हारा आंसर सीधे होना चाहिए कि टेम्परेचर कम करने से सर हमारी जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो और ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। टेम्परेचर कम करने पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू और नेगेटिव में चली जाती है। जब हमारे पास क्या डेल्टा जी की वैल्यू और नेगेटिव में चली जाएगी तो वो क्या है, रिएक्शन और तेजी से हो जाएगी, तो हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाएगी। ठीक, अब देखो हमारे पास अगर दूसरा केस, अगर हमारे पास रिएक्शन एंडोथर्मिक है, देखो एंडोथर्मिक तो सेम टू सेम वही सेम, तो देखो ये हमारे पास सॉल्यूट था और हम यहाँ पे क्या सॉल्वेंट में हमारे पास क्या डिसॉल्व कर रहे थे, डिसॉल्व। जैसे इसका एक एग्जांपल भी नोट कर लेना एक्सोथर्मिक का, जैसे देखो हमारे पास लिथियम कार्बोनेट को जब हमारे पास डिसॉल्व करोगे Li2CO3 तो ये हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक, ऐसे हमारे पास क्या देखो ये Na2 सोडियम कार्बोहाइड्रेट मोनोहाइड, सोडियम कार्बोनेट, ठीक मोनोहाइड्रेट, ये ठीक, एक हमारे पास क्या Ce2SO4 का होल थ्राइथीन, इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है ठीक एक्सोथर्मिक होती है। अब देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन तो तुमको पता ही है, एंडोथर्मिक में रिएक्शन क्या, जैसा तुम बहुत घर में तुमने किया होगा, NaCl को पानी में डिसॉल्व कर दो, KCl को पानी में डिसॉल्व कर दो, या NaNO3 को पानी में डिसॉल्व कर दो, या KNO3 को पानी में डिसॉल्व कर दो। ठीक, घर में तो नमक को डिसॉल्व किए होगा बिना क्या है चम्मच से चलाए हुए या सेक किए हुए, वो नहीं घुलता, ये तो है। तो हम ये कह सकते हैं जब हम सॉल्यूट को क्या करें, सॉल्वेंट में घोलें, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोले और वो अच्छे तरीके से डिसॉल्व, क्या हम कहेंगे, इसका मतलब वो डिसॉल्व तो हो रहा है लेकिन उसके लिए एनर्जी चाहिए, डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब क्या है, जब हम क्या सॉल्यूट घोल रहे हैं तो अपने आप नहीं घुल रहा है, उसको हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है। तो इसका मतलब क्या है, वो रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या करेंगे अब बताओ, तो फिर सिंपल सी बात है क्या, अगर तुम टेम्परेचर क्या कर रहे हो, टेम्परेचर का मतलब क्या, जब चम्मच से चलाओगे, नमक तुमने इसमें डाल दिया, नमक सेटल डाउन हो गया था, अब तुम जितना जल्दी हीट दोगे उतनी ज्यादा वो सॉल्युबल होगी। तो यहाँ से सीधे सीधे कॉन्सेप्ट निकाल लो क्या, कि हमारे पास अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक हुई, मतलब क्या है, अगर वो अपने आप नहीं घुल रहा तो इसका मतलब बाहर टेम्परेचर देने से तुम्हें क्या होगा, टेम्परेचर जब दोगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक हुई तो हम क्या करेंगे, अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो याद रखना सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे पास सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक, किसकी, एंडोथर्मिक के लिए, नमक और तेल के लिए। ठीक, अब अगर हमसे पूछ रहा है क्या कि सेम टू सेम वही केस क्या, कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्यों इंक्रीज कर रही है एंडोथर्मिक में, तो वही बात क्या कह देना कि भैया डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इनटू डेल्टा एस, डेल्टा जी अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, ध्यान दो क्या, देखो टेम्परेचर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या ये डेल्टा एच पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का 500 मान लो, पॉजिटिव का 500 मान लेते हैं, यही तो है। और ये एंट्रोपी मान लो हमारे पास क्या है, मान लो हमारे पास 5 है एंट्रोपी, ये तो 5 है। अब देखो टेम्परेचर, देखो अगर टेम्परेचर की बात करो, अगर तुमने कितना लिया, मान लेते हैं हमारे पास टेम्परेचर लिया कितना, मान लो हमारे पास 20 लिया, ये तो हुआ 20, तो देखो तो ये कितना है, प्लस का 500,
अब देखो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा क्या, देखो 5 ना, ये हो जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा। तो बताओ ये प्लस का और ये देखो माइनस का, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारे पास 100 में से देखो सॉरी 500 में से 100 जाएगा तो कितना आएगा, ये तो है 100 कितना, ये जाएगा हमारे पास 400। तो हम टेम्परेचर, इसका मतलब क्या, टेम्परेचर बढ़ाओ। अब देखो टेम्परेचर जैसे तुम बढ़ाओगे, तुम क्या कर दो, हमारे पास यहाँ पे कर दिए, मान लो हमारे पास कर दिया हमने 50 कर दिया, टेम्परेचर 50 करो तो देखो कितना आया 250। अब बताओ 500 में से 250 घटाओ तब भी क्या है, मतलब क्या है, अगर तुम क्या डेल्टा एच रिएक्शन की अगर तुम्हारे पास 500 है और टेम्परेचर तुमने 20 डिग्री रखा है तो उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू देखो पॉजिटिव आ रही है 400। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। और नेगेटिव कब होगी, जब तुम्हारे पास ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी, ये तो होगी, तो ये ज्यादा कैसे होगी, जब तुम टेम्परेचर यहां बढ़ा दोगे, ये वाली वैल्यू ज्यादा हो ये कम हो जाए, ये तो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर तुम टेम्परेचर का क्या कितना कर दो, तुम यहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री कर दो, ये तो है 100 डिग्री कर दो, या हम कहते हैं यहाँ पे टेम्परेचर कितना 200 डिग्री कर दो। 200 डिग्री करोगे तो 200 इंटू 5 कितना हुआ हमारे पास 1000, ये तो हुआ 1000। तो इसका मतलब देखो अब ये कितना है 500, ये तो है 500, और 500 में से 1000 जाएगा तो कितना आएगा -5, ये तो आएगा। तो हम क्या कहेंगे कि अगर क्या टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या है उतनी ही नेगेटिव होती चली जाएगी, ठीक। हम कहेंगे टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती चली जाती है, और डेल्टा एच की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी रिएक्शन उतनी ही तेजी से होती चली जाएगी। इतना तुम्हें लिखना नहीं, बस समझना है ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक। बस क्या है एग्जाम में बस इतना लिख के आना है कि हमारे पास रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने से ठीक सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, और अगर हमारे पास उसका उल्टा कर देंगे तो कम हो जाएगी। अगर कोई रीजन बाय द पूछ ले तो उसका रीजन ही बता दीजिए आप, ठीक। अब देखो हमारे पास क्या है, एक और लास्ट वाला बचा, क्या है देखो लास्ट देखो क्या है, सम रिएक्शन हमारे पास देखो जैसे क्या है एग्जांपल, देखो जैसे एग्जांपल में देख के बताता हूं, ये बहुत पूछा गया है, ठीक, ये 2-3 बार पूछा गया है। देखो क्या है, देखो एक मेरे पास Na2SO4.10H2O है, ये है Na2SO4.10H2O। तो होता क्या है, पहले देखो क्या होता है, पहले अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, ध्यान देना सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, कब तक, जब तक ये Na2SO4 मतलब सारा का सारा पानी निकलना जाए बाहर। बात समझ में आई क्या, कि पहले टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, टेम्परेचर बढ़ाया सॉल्युबिलिटी इंक्रीज की, तो इसका मतलब ये वाला स्टेप कैसा है, एंडोथर्मिक है। फिर क्या होता है, अब जैसे Na2SO4 बन गया, अब इसकी देखो, अब तुम क्या करोगे, अगर यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ध्यान देना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज है, ये तो है। तो ये हमारे पास यहाँ पे आयंस बन गए होंगे, तो हम ये कैसे कह रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे देखो टेम्परेचर जब इंक्रीज कर रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हम कहेंगे ये वाला स्टेप कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक स्टेप है ये। तो अब देखो, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि Na2SO4 को जब हीट करते हैं तो पहले उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज करती है। तो याद रखना, कह देना क्या कि जब हमारे पास क्या है Na2SO4.10H2O, जैसे हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक, तो धीमे धीमे क्या होता है, पानी क्या यहां से निकलता चला जाता है, ठीक, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि Na2SO4 बन जाएगा, ठीक। तो जब तक हमारे पास सारा का सारा वाटर एक एक करके बाहर नहीं निकल जाता तब तक रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, और एंडोथर्मिक की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, टेम्परेचर के साथ वेरी करते इंक्रीज करती है, ये तो है। लेकिन जैसे Na2SO4 हमारे पास क्या है, बन जाएगा, सारे के सारे पानी के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, उसके बाद हमारे पास रिएक्शन क्या हो जाती है, एक्सोथर्मिक हो जाती है। और एक्सोथर्मिक क्या होती है, हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा कि टेम्परेचर कम करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है या सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक। तो एक पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा और क्या है, देखो यहाँ पे कि अगर मेरे पास ना, ये देखो क्या है, देखो Na2CO क्या है, Na2SO4.10H2O, ये तो है 10H2O, और यहाँ पे क्या बना Na2SO4, ये तो है Na2SO4, ये तो है, ये Na2SO4 ना, तो ये क्या है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडो है, और ये एक्सो है। तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से पहले ये वाला स्टेप में बढ़ेगा, यहां बढ़ाओगे तो कम होगा, यहां पे क्या होगा, टेम्परेचर कम करोगे तो हमारे पास इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक। ये तो ये पॉइंट हो गया। अब देखो हमारे पास क्या है,
एक पॉइंट और हमारे पास इफेक्ट ऑफ थर्ड, देखो पॉइंट हमारे पास क्या, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर की हम बात कर लेते हैं। देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात हम कर लेते हैं। थर्ड हमारे पास देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहली बात हम क्या कर रहे हैं, देखो हम कर ये रहे हैं कि जो सॉलिड पार्टिकल है, जो सॉलिड पार्टिकल है उसको क्या है, लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं। ये लिक्विड था सॉल्वेंट। अब बताओ अगर हम क्या करें, इस बोर्ड को इस तरीके से क्या करें, दबाएं, तो इस पे इसका मतलब कोई प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, नहीं पड़ता है ना। कि सॉलिड पे, अगर सॉलिड पे अगर हम प्रेशर अप्लाई करना चाहें तो लगता ही नहीं है, क्योंकि प्रेशर किसकी प्रॉपर्टी है, प्रेशर गैस की प्रॉपर्टी है, गैस की। तो गैस में प्रेशर होता है। तो हम क्या कहेंगे, सॉलिड के केस में तुम प्रेशर अप्लाई ही नहीं कर पाओगे, या हम कह रहे हैं सॉलिड का प्रेशर होता ही नहीं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है, हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। और क्या लिखेंगे, और हम कहेंगे इस तरीके से, क्या अगर होगा ही तो बहुत कम, और वेरी 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 लो इफेक्ट, लो इफेक्ट। ठीक, तो ये तो हमारे पास आ गया सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक, तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, उसी में हैंडेला। ठीक, आगे बढ़ेंगे।